So, hello everybody, welcome to the Anthropology Day 9th, and these are the anthropological theories. And in this particular video, we are going to discuss about the cultural materialism. तो हम cultural materialism के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं, ठीक है? So, the theory of the cultural materialism, before we start it, so a very important information, if you want to download the PDF file, अगर आप PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, you should download the O2IS Academy ऐप. आप O2IS Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए, एंड इन द स्टोर सेक्शन you will find this anthropology optional revision and answer writing course. In anthropology optional revision and answer writing course, go in the resource section. आप resource section के अंदर जाइए and there you can download the PDF file. आप जो है इसकी PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. These are the previous year questions from the symbolic anthropology. Sorry, we are discussing the symbolic anthropology. In the next video we'll discuss the cultural materialism. Cultural materialism को जो है वो आगे आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो अगेन जो पहला थीम है, द फर्स्ट थीम फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड, इट इज़ फ्रॉम द कंसेप्चुअल पार्ट. तो जो कंसेप्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ लिमिनैलिटी. लिमिनैलिटी का कंसेप्ट जो है, इट वाज आस्क्ड इन 2020 के अंदर जो है वो इसको पूछा गया, लिमिनैलिटी के कंसेप्ट को. द कंसेप्ट ऑफ लिमिनैलिटी इट वाज गिवन बाय विक्टर टर्नर. विक्टर टर्नर ने ये जो कंसेप्ट था वो दिया था, ठीक है? सिमिलरली आपके पास जो है वो पूछा जाता है थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाता है. नाउ द कंसेप्ट ऑफ द थिक डिस्क्रिप्शन इट वाज गिवन बाय क्लिफर्ड ग्रीड्स. क्लिफर्ड ग्रीड्स ने ये जो आपके पास थिक डिस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास क्लिफर्ड ग्रीड्स का कंसेप्ट है, वहाँ से पूछा जाता है. जो आपके पास दूसरा जो थीम है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशंस है, कि अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं. फॉर एग्जांपल, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द विक्टर टर्नर एंड क्लिफर्ड ग्रीड्स इन एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है. इन द कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, इनके अंदर इनके काम, जो इनके वर्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. फिर उसके बाद इनकी जो मेथडोलॉजी है वो आपके पास जो है वो अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लिफर्ड ग्रीड्स का जो काम है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हार्मेन्यूटिक्स को इस्टेब्लिश करना है. हार्मेन्यूटिक्स का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हो, जब आप किसी चीज़ में से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हो, तो इन्होंने क्लासिकल टेक्स्ट में से या कल्चर में से जब आप किसी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप इसको जो है वो हार्मेन्यूटिक्स कहते हैं. तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो हार्मेन्यूटिक्स की अप्रोच है, जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है, वो जो है वो क्लिफर्ड ग्रीड्स ने एस्टेब्लिश की है, स्थापित की है. फिर उसके बाद आपके पास विक्टर टर्नर जो हैं वो विक्टर टर्नर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लेके आते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो आप कंट्रीब्यूशन के अंदर बात करते हो. फिर आप जो है वो इनके फील्ड वर्क के बारे में बात करते हो. एक का फील्ड वर्क जो है वो आपके पास जैसे कॉक फाइट्स इन बर्मा के अंदर जो कॉक फाइट्स होती हैं बाली के अंदर, तो बाली के अंदर जो है वो कॉक फाइट्स जो है वो उसके ऊपर जो है दूसरे क्लिफर्ड ग्रीड्स का काम है. फिर उसके बाद जो है वो निडिम्बू कल्चर के अंदर जो है वो आपके पास जो है विक्टर टर्नर का काम है. और जो मेथडोलॉजी को किस तरह से इन्होंने जो है अप्लाई किया है, आप जो है वो इस चीज़ को लिख सकते हो, इस चीज़ को बता सकते हो. तो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो आपके पास ये 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो इन 3 मेजर एलिमेंट्स को आप जो है लिखोगे. फिर उसके बाद जो है वो आपके एंथ्रोपोलॉजी के जो जर्नल एलिमेंट्स हैं उनको आप जो है वो लिखने की कोशिश करोगे कि इनका जो है, इनकी वजह से जो है वो एथनो साइंस का एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो हुआ है, ठीक है? सो इस तरह से जो है वो आपके पास जो है दूसरा थीम जो है वो इसमें से पूछा जाता है. जो तीसरा थीम है, द थर्ड थीम, इट इज़ फ्रॉम द डिस्टिंक्शन, ठीक है? वो जो है डिस्टिंक्शन से पूछा जाता है दैट व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ विक्टर टर्नर की ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच वर्सेस द इंटरप्रेटिव अप्रोच ऑफ क्लिफर्ड ग्रीड्स, कि दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है,
ठीक है। और आपके पास इसी के बीच में जो तीसरा, इसी के साथ जो दूसरा आपके पास जो थीम निकल के आता है कि आपके पास सिंबल और सिंबॉलिक का मतलब क्या है। सिंबल का मतलब क्या है कि आपके पास जनरल है, जनरल कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास चिन्ह है जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, जिसको आप इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, तो वो जो है वो सिर्फ सिंबल रह जाता है। जब इंटरप्रिटेशन निकलना स्टार्ट हो जाता है, इट बिकम सिंबॉलिक। ठीक है, तो वो जो है वो आपके पास जो है वो सिंबॉलिक हो जाता है, जैसे विंक और रिंक। ठीक है, विंक और रिंक वाला रायली का जो है एग्जांपल है। इसी के बीच में जो है वो आप थिक और टेक्स्ट और थिक डिस्क्रिप्शन वगैरह भी जो है वो आप लिखोगे। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो आपके पास तीसरे थीम का ही मैं एक हिस्सा मानता हूँ। और जो आपके पास चौथा थीम है वो एक बहुत होलिस्टिक थीम पूछा जाता है। होलिस्टिक थीम फॉर एग्जांपल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख के दिखाइए। तो इन दी सिम्बॉलिज्म, आप सिम्बॉलिज्म की सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लिफर्ड ग्रीट्स का हार्मोनिटिक्स ही नहीं लिखोगे, आप जो इनकी इंटरप्रिटेशन ही नहीं लिखोगे, सिर्फ आप विक्टर टर्नर की ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच नहीं लिखोगे, आप साइकोलॉजिकल अप्रोच भी लिखोगे, आप एवोल्यूशनरी अप्रोच भी लिखोगे, आप जो है वो डेविड स्नाइडर की किनशिप के अंदर जो हमने टेक्सोनॉमिकल अप्रोच की थी, आप उस टेक्सोनॉमिकल अप्रोच के बारे में भी बात करोगे। तो ये जो आपके पास सारी की सारी अप्रोचेज़ हैं, इनके बारे में आप बात करने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आपके पास जो है वो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपके पास जो है वो अरेंज्ड है। ठीक है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी को जो क्लिफर्ड ग्रीट्स हैं वो सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी रहते हैं, और सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के साथ साथ उनको जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर भी जो है वो जगह मिली हुई है। ठीक है, सो क्लिफर्ड ग्रीट्स, सो द एरिया ऑफ द क्लिफर्ड ग्रीट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हर्म्यूनेटिक्स। इसको जो है वो हर्म्यूनेटिक्स भी कहा जाता है। वाई इट इज़ नोन एज हर्म्यूनेटिक्स? बिकॉज क्लिफर्ड ग्रीट सेड दैट द कल्चर इट इज़ लाइक टेक्स्ट। जो कल्चर जो है वो तो एक टेक्स्ट की तरह है। हार्मोनेटिक्स के अंदर क्या होता है? हार्मोनेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ये फिलोसफी की ब्रांच है। In this branch of philosophy in hermeneutics, what you do is that you read a particular text। आप एक जो है वो एक religious text को, एक sacred text को पढ़ते हो, and after reading that particular sacred text, what you do is आप सिर्फ उसको याद नहीं करते, आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, यानी कि उसमें जो हिडन मतलब है उसको निकालने की कोशिश करते हो। दैट इज़ नोन एज hermeneutics। hermeneutics इज नथिंग बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन। तो क्लिफर्ड ग्रीट्स जो हैं, क्लिफर्ड ग्रीट्स कहते हैं दैट द कल्चर इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ टेक्स्ट। तो जो कल्चर है इट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज टेक्स्ट। उसका भी जो है उसको भी जैसे हर्म्यूनेटिक्स वाले हैं वो आपके पास सेक्रेड टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो वैसे ही आप कल्चर को भी एक टेक्स्ट की तरह से जो है वो समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ही सेज दैट देयर आर सिम्बल्स अराउंड यू। आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर देयर आर मैनी सिम्बल्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक द केस ऑफ जो है वो किसी ने मोबाइल को जो है वो आपके मोबाइल को जो है वो उल्टा रख लिया, तो इसका मतलब क्या है? यू आर बीइंग सीक्रेटिव। आप जो है वो नहीं चाहते कि मोबाइल के ऊपर क्या कॉल आए या फिर सामने वाले के जो है वो नज़र के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें चढ़ जाएं, तो आप जो है वो मोबाइल को पकड़ के जो है वो उल्टा कर देते हो। ठीक है, अब दिस एक्शन ऑफ यू, ये जो आपके पास एक्शन है, ये जो आपने एक्शन लिया, इसको एक टेक्स्ट की तरह से पढ़ा जा सकता है कि आपने एक एक्शन लिया। ठीक है, इसको एक जो है सिंबल की तरह से जो है देखा जा सकता है। इस टेक्स्ट का जो है वो एक थिक डिस्क्रिप्शन होता है। थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि इस टेक्स्ट का जो है वो एक इंटरप्रिटेशन, इस टेक्स्ट का एक जो है मतलब निकाला जा सकता है। दैट यू आर बीइंग सीक्रेटिव। आप नहीं चाहते कि आपकी जो है वो जो कॉल्स आ रही हैं आपके मोबाइल के ऊपर, आपका कॉन्टैक्ट किन लोगों के साथ है, वो बाकियों को पता चले। ठीक है, एट द एंड इट इज़ एन एक्शन, इट इज़ अ मस्कुलर मूवमेंट दैट हैज़ बीन डन। बट उस मस्कुलर मूवमेंट का एक डीपर मतलब है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है, टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर भी जो है वो आपके पास सवाल आ चुका है। दैट द कल्चर, बिकॉज क्लिफर्ड ग्रीट्स यूज्ड हर्म्यूनेटिक्स, उन्होंने हर्म्यूनेटिक्स को यूज़ किया। दैट द कल्चर इटसेल्फ इट इज़ अ टेक्स्ट। जैसे आपके पास जो है वो सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं,
बिब्लिकल टेक्स्ट्स हैं, तो आपके पास कल्चर भी एक टेक्स्ट की तरह है। तो उसी टेक्स्ट को यू कैन इंटरप्रेट इट, एंड दिस इंटरप्रिटेशन दिस इज नोन एज द थिक डिस्क्रिप्शन। इसको जो है वो हम थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं। An anthropologist should try to interpret how people they are reading the whole text of culture, कि लोग कैसे आपके पास आपके एक्शंस हैं, आपके पास आपके सिंबल्स हैं, उन एक्शंस को, इन सिंबल्स को लोग जो है वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं। यू शुड बी एबल टू चॉक आउट दिस। आप जो है वो इस चीज़ को अच्छे से चॉक आउट करोगे, आप जो है वो इससे जो है वो अच्छा जो अपना मीनिंग है वो जो है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे हैव टू हैव 4 पर्सपेक्टिव्स। उनके पास जो है ये 4 पर्सपेक्टिव जो है वो होने ज़रूरी हैं, अगर वो जो है वो आपके पास किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन, इफ़ दे हैव टू यूज़ दी हार्मेनेटिक्स और इफ़ दे वांट टू इंटरप्रेट समथिंग दे हैव टू हैव दिस 4 पर्सपेक्टिव्स। तो उनके पास ये 4 पर्सपेक्टिव होने बहुत 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 ज़रूरी है। पहला पर्सपेक्टिव है द आइडल व्यू। द आइडल व्यू मीन्स व्हाट इज़ द आइडल बिहेवियर इन द सोसाइटी। आपके पास सोसाइटी के अंदर आइडल बिहेवियर क्या है। आइडल बिहेवियर का मतलब क्या है कि आपके पास सोसाइटी के अंदर जो है वो नॉर्म्स क्या हैं, सोसाइटी के अंदर आइडल बिहेवियर कैसा माना है। फॉर एग्जांपल आइडल बिहेवियर इज़ दैट यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि आप हमेशा जो है वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करोगे, उनकी इज्जत करोगे। दिस इज़ द आइडल बिहेवियर। देन आपके पास एक्चुअल बिहेवियर, व्हाट एक्चुअली इज डूइंग, व्हाट इज़ एक्चुअली डन इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो है वो एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्चुअल बिहेवियर इन द सोसाइटी। सोशल कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो आपका एक्चुअल बिहेवियर क्या है। आइडल बिहेवियर और एक्चुअल बिहेवियर के बीच में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन होता है। फॉर एग्जांपल आपसे हमेशा कहा जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, बट कुछ ऐसे भी बड़े होंगे जिनकी आप बिल्कुल इज्जत नहीं करते। तो आपके पास जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है और जो आपका आइडल बिहेवियर है, इसके अंदर एक डाइवर्जन आ गया। ठीक है, बोथ आर डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। देन द पीपल्स व्यू। ठीक है, व्हाट इज़ द पीपल्स व्यू अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कल्चर, कि लोगों का व्यू क्या है, कल्चर के अंदर क्या हो रहा है। वेदर द पीपल दे मार्क इट राइट और दे मार्क इट रॉन्ग, कि लोग जो है व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कल्चर, वेदर दे मार्क इट राइट कि ये सही हो रहा है, और दे मार्क इट रॉन्ग, इसको जो है वो गलत मार्क करते हैं। एंड देन द एथनोग्राफिक व्यू। एथनोग्राफिक व्यू, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कल्चर अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज़ को जो है वो किस तरह से देखता है कि जो है वो कल्चर के अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ एनी इशू, किसी एक इशू का जो है वो आप केस ले लीजिए। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ रिसेंटली जो है आई विजिटेड सम ऑफ द प्लेसेस, हरियाणा के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें देखने को मिली कि जब आपके पास जो है वो लड़कियों की एज बढ़ाने की, जो मैरिज की एज है उसको बढ़ाने की जो है वो बात की गई। ठीक है, तो आपके पास लोगों का व्यू इसके बारे में क्या था। लोगों ने इस चीज़ को इंटरप्रेट किया दैट इट इज़ एन इंट्रूजन ऑफ गवर्नमेंट इन देयर पर्सनल लाइफ, कि ये जो है वो गवर्नमेंट का एक इंट्रूजन है उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर। ऑन दी अदर हैंड वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, ये अलग अलग सोशोलॉजिस्ट ने इसको जो है वो अच्छा बताया कि आपके पास जो है जो लोग हैं उसको जो है वो अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये जो है ये आपके पास जो स्टेप है ये सही है। ठीक है, सो आपके पास द इथनोग्राफर्स व्यू एंड द पीपल व्यू ऑन एनी कंटेक्स्ट इट कैन बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकता है, दोनों जो है वो एक जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, पीपल्स व्यू इट इज़ द इंटरनल व्यू, आपके पास सोसाइटी का अंदर वाला व्यू क्या है। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अगर उसको जो है वो सोसाइटी के अंदर इंटरप्रिटेशंस करनी है, अगर सोसाइटी के अंदर हिडन मीनिंग्स, थिक डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास उसको जो है वो बाहर निकालना है, उसको समझाना है, तो उसको जो है वो टेक्स्ट को अच्छे से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए जो है वो उसको ये 4 व्यूज़ के बारे में जानकारी होनी जो है वो ज़रूरी है। आइडल व्यू के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, एक्चुअल व्यू के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, पीपल, एथनोग्राफिक व्यू, यानी कि ये जो आपके पास चारों की चारों चीज़ें हैं इनके बारे में उसको जो है वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी ज़रूरी है।
ठीक है. सो दीज आर द 4 perspectives that you must have in case you want a proper interpretation of the cultural text. Okay, then the theory part. ठीक है. सो थ्योरी क्या है? थ्योरी के अंदर आपके पास जो है वो चार चीज़ें आती हैं. मेजर जो है वो आपके पास जो क्लिफर्ड ग्रीड्स की जो इंटरप्रेटिव अप्रोच है वो 4 पिलर्स के ऊपर जो है वो आपके पास खड़ी हुई है. ठीक है. देयर आर 4 डिफरेंट पिलर्स ऑफ द इंटरप्रेटिव अप्रोच ऑफ क्लिफर्ड ग्रीड्स की अप्रोच के 4 मेजर पिलर हैं. पहला है कल्चर सिंबल. कल्चर सिंबल मीन्स दैट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर नोन टू एवरीबडी. आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब लोग जानते हैं. तो कल्चर को वो किस तरह से समझाते हैं क्लिफर्ड ग्रीड्स, दैट कल्चर इट इज़ द फैब्रिक ऑफ मीनिंग in the terms of which the humans interpret their experience and guide their action. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल टेक द केस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो अपना मोबाइल लिया और मैंने जो है वो कोई मेरा जो है उसको जो है वो अपने मोबाइल को जो है वो उल्टा करके रख दिया. तो इसका मतलब क्या है? दैट आई एम बीइंग सीक्रेटिव. लेट्स से देयर इज़ वेरी फास्ट फ्रेंड, ठीक है, दैट इज़ सिटिंग विद मी, और वो जो है हो सकता है कि इस चीज़ को जो है वो बुरा मना जाए. ठीक है. तो वो जो है वो इस चीज़ को देख के अगेन वो जो है वो अपना मुंह जो है वो फेर लेगा, दूसरी साइड पे कर लेगा कि ठीक है जो मर्जी कर. ठीक है. सो हियर देयर आर 2 एक्शंस दैट आर डन. 2 एक्शंस हुए हैं. ठीक है. पहला एक्शन जो है आपके पास क्या है कि मैंने अपना मोबाइल पकड़ के जो है वो उल्टा करके रख दिया. ठीक है. अगेन इट्स अ कल्चरल सिंबल. कल्चरल सिंबल कैसे हुआ? क्योंकि नाउ मैंने जो है वो सीक्रेटिव हुआ. मैं सामने वाले ने मुझे देखा तो सामने वाले ने अपना एक्शन जो है वो मुझे दे दिया. ठीक है. इसीलिए ये लिखा गया है दैट द कल्चर इट इज़ द फैब्रिक ऑफ मीनिंग्स. कल्चर के अंदर आपके पास रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर जो है वो आप इन सिंबल्स के अराउंड जो है वो आते हो. ह्यूमंस जो है वो सिंबल्स के अंदर जो है वो बात करते हैं. द कल्चर इट इज़ द फैब्रिक ऑफ द मीनिंग्स इन टर्म ऑफ विच द ह्यूमंस दे इंटरप्रेट देयर एक्सपीरियंस. अब सामने वाले ने देखा कि मैंने मोबाइल जो है वो उल्टा कर लिया, वो उसने अपना मतलब निकाल लिया, उसने अपना एक्सपीरियंस निकाल लिया. दैट नाउ ही इज़ बीइंग वेरी सीक्रेटिव एंड देन ही हैड हिज एक्शन. फिर उसके बाद उसने जो है वो अपना एक्शन इनिशिएट किया, अपना जो है वो उसने सिंबल दे दिया. फिर मुझे उसका जो है वो मैंने उसको देख लिया कि उसने जो है वो मुंह फेर लिया, तो अगेन आई विल हैव सम एक्शन. तो फिर जो है वो मैं कुछ एक्शन करूँगा. सो इन दिस वे देयर आर सिंबल्स इन द सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास सिंबल्स होते हैं. एंड दो सिम्बल्स दे गाइड द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल. वो इंडिविजुअल के एक्शंस को या फिर इंडिविजुअल्स के एक्शंस को जो है वो गाइड करते हैं, उनका एक्सपीरियंस बनाते हैं. देन देयर आर सोशल सिम्बल्स. आपके पास सोशल सिम्बल्स आ जाते हैं. सोशल सिम्बल्स का मतलब क्या है? दैट दीज सिम्बल्स दे आर नोन टू एवरीबडी इन द सोसाइटी. मुंह फेर के दूसरी तरफ करके बैठ जाओ, सोसाइटी में कहीं पे भी जाके करो, सबको इसके बारे में जो है वो पता होगा. एवरीबडी वुड हैव नोन दैट व्हाट डज इट मीन. आप जो है वो जब आप मुंह फेर के बैठ जाते हो तो उसका मतलब क्या है? जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन डाउन कर देते हो तो उसका मतलब क्या है? ठीक है. तो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट वुड डील विद द सोशल सिम्बल्स. सोशल सिम्बल्स मीन्स दैट दीज सिम्बल्स दे आर नोन टू द एंटायर सोसाइटी. पूरी सोसाइटी को जो है वो इन सिम्बल्स के बारे में जो है वो पता होगा. So the symbols known to the entire society, they will be constituted as the symbol in the true form, and in these symbols in the true form they are known as the social symbols. इनको जो है वो हम social symbols कहते हैं. फिर आपके पास आती है कम्युनिटी लाइफ एंड द कल्चरल कम्प्लेक्स. कम्युनिटी लाइफ एंड कल्चरल कम्प्लेक्स. इन द कम्युनिटी लाइफ एंड द कल्चरल कम्प्लेक्स वी डिफाइन कल्चर एज हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न्स. हम जो है वो कल्चर को हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न की तरह जो है समझाते हैं. दैट कल्चर इज़ नथिंग बट अ हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न of certain behaviors, of certain symbols, and those symbols we use to communicate with each other. इस सिंबल से जो है वो हम एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं. जैसे मैंने अभी जो है वो एक कम्युनिकेशन का एग्जांपल आपको दिया. ठीक है.
और इसी से जो है वो आप अपनी नॉलेज डेवलप करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे जो है वो मेरे दिमाग के अंदर ये नॉलेज डेवलप हो गई कि मैंने एक घटिया हरकत जो है वो कर दी है। ठीक है, नॉलेज अगेन इट इज़ सोशल। ठीक है, नॉलेज अगेन इट इज़ सोशल, कि ये जो मेरा एक्शन है इट इज़ नॉट टेकन प्रॉपरली और इट इज़ नॉट टेकन इन अ गुड विल, इसको जो है वो अच्छी तरह से नहीं लिया गया। एंड दिस इज़ द नॉलेज दैट आई हैव जनरेटेड। ठीक है, ये नॉलेज जो है वो मुझे परपेचुएट मेरी लाइफ के अंदर जो है वो आई विल गेन नॉलेज एवरी डे। इस तरह की नॉलेज जो है वो मैं रोज़ जो है वो अपनी लाइफ के अंदर लेता रहूँगा। एंड हैंस आई विल ट्राई टू बिकम दी आइडल पर्सन, जो कि सोसाइटी कहती है कि आपको एक आइडल पर्सन बनना चाहिए, वो एक आइडल पर्सन जो है वो मैं बनने की कोशिश करूँगा। दिस नॉलेज इट विल जनरेट दी आइडल व्यू। ये जो नॉलेज है ये आइडल व्यू वर्ड जो है वो मेरा जनरेट करेगी कि मुझे कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कम्युनल लाइफ एंड द कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कि आपके पास हिस्टोरिकल आप कल्चर जो है वो हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न ऑफ सिंबल्स होती है। ठीक है, तो आपके पास जनरेशन बाय जनरेशन ये जो सिंबल है ये ट्रांसमिट होते रहते हैं और आपके पास जो है वो आपकी नॉलेज इन सिंबल्स के साथ जो है वो ट्रांसमिट जो है वो होती रहती है। ठीक है, देन द कल्चरल टेक्स्ट, कम्युनिटी लाइफ वगैरह ये आगे चल के जब हम करेंगे एक एग्जांपल करेंगे तब जो है वो पता चल जाएगा आपको। द कल्चर एंड द टेक्स्ट एंड द थिक डिस्क्रिप्शन, द ग्रीट सेड दैट द कल्चर इट कैन बी सीन एज ए टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट की तरह जो है वो देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीट्स ईच सिंबल इट इज़ हैविंग द सेवरल मीनिंग, उसके बहुत सारे मतलब जो है वो निकाले जाते हैं। ठीक है, और आपके पास अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक द केस कि लेट से मैंने जो है वो लेट से आई एम यूजिंग सम कर्स वर्ड्स एंड आई एम स्टैंडिंग इन दी पीयर ग्रुप, मैं अपने पीयर ग्रुप के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं जो है वो कुछ कर्स वर्ड्स जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देयर द कर्स वर्ड्स दे विल मीन दैट आई एम वेरी फ्रेंडली विद दैम, मैं जो है वो उनके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। लेट से आई एम सिटिंग विद माई फैमिली, मैं कुछ एल्डर्स के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं वहाँ पे कर्स वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत बदतमीज़ हूँ। गेटिंग द पॉइंट? So each symbol, now the symbol is the curse word is the symbol. Now my symbolic action in the different context they have different meaning, उसका अलग अलग मतलब हुआ। ठीक है, so the symbols, each symbol it is having the several meaning, अलग अलग लेयर्स के अंदर अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर मैंने उसका मतलब निकाला, उसका मतलब जो है वो गलत डिफरेंट निकला। ऑब्जर्वर हैज़ टू सी द मीनिंग बाय एक्सप्लोरिंग ईच लेयर, हर एक लेयर को उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हर एक कंटेक्स्ट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को जो है वो हम थिक डिस्क्रिप्शन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द राइलीज एग्जाम्पल ऑफ द ब्लिंक एंड विंक। ब्लिंक इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द आइज ब्लिंक कर रही हैं। एंड विंक का मतलब क्या है, इट इज़ द सोशल कंटेक्स्ट एंड दिस सोशल कंटेक्स्ट इट कैन बी सीन इन डिफरेंट लेयर्स, इसको जो है वो अलग अलग लेयर्स के साथ जो है वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास जो है वो विंकिंग जो है वो किसी आपके पास पीयर ग्रुप के अंदर की गई, इट विल मीन समथिंग एल्स। लेट से आपके पास जो है वो किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर की गई, इट विल मीन समथिंग एल्स। अगर आप पीयर ग्रुप के साथ करते हो इट विल मीन something mischievous you are going to do, and in the public place it will mean the eve teasing, वहाँ पे जो है वो इसको एंटी सोशल माना जाएगा, एक जगह के ऊपर ये सोशल हो गई। ठीक है, सो द विंकिंग इट विल हैव द डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग, इसके अलग अलग लेयर्स होंगे मीनिंग के। एक कंटेक्स्ट के अंदर एक मीनिंग निकलेगा, दूसरे कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो आपके पास दूसरा मीनिंग निकलेगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? दीज 4 पिलर्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज द कल्चरल सिंबल्स, दैट द नॉलेज और द ह्यूमन एक्शंस दे आर गाइडेड बाय सिंबल्स। तो ह्यूमन नेचर क्या है, तो आपके पास ह्यूमन माइंड है वो इंटरप्रेट करता है, द की वर्ड इज द इंटरप्रिटेशन।
humans they try to interpret their experience, and these symbols they guide their actions. The social symbols, that the symbols they are known to the entire society, पूरी society उन symbols को जानती है, ठीक है. Then you have the communal life, that these symbols they are transmitted from the generation to generation, historically transmitted. For example, take the case of the meaning of certain symbols. For example, जैसे आपका मुंह फेरना, ठीक है. जब कोई मुंह फेरेगा तो बाप को भी समझ में आ जाएगा कि वो गलत, वो जो है वो आपके साथ बात नहीं करना चाहता. बेटे को भी आ जाएगा, ग्रैंडफादर को भी आ जाएगा. बिकॉज दीज सिम्बल्स दे आर ट्रांसमिटेड, दे आर लर्नड. इसीलिए क्लिफर्ड ग्रीड्स कहते हैं दैट द कल्चर इज लर्नड, क्योंकि धीरे धीरे आपके पास सोशलाइजेशन के दौरान जो है वो इन सिंबल्स को, इन सिंबॉलिक बिहेवियर को जो है वो आपको ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है. और आपका सोशलाइजेशन जो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट कंटिन्यूज. तो ये जो है वो आपके पास कंटिन्यू होता रहता है. तो जब आपके पास सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस है, तो धीरे धीरे आपके पास जो ये सिंबल्स हैं वो जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं. जो आपका नॉलेज सिस्टम है वो जो है वो डेवलप होता रहता है. और आपके पास देन द कल्चर, इट इज़ द टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन. टेक्स्ट एंड थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि अलग अलग लेयर्स के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग जो है वो मतलब निकाले जाते हैं, ठीक है. तो आप जो है वो राइली का एग्जाम्पल लीजिए, बिंक ऑन विंक का, ठीक है. तो विंकिंग जो है वो अगेन इट इज़ सिम्बॉलिक, and in different layers or in the different social context they will have the different meanings, ठीक है. अब बात आती है इलिस्ट्रेशन की. ग्रीड्स का जो काम है, द वर्क ऑफ ग्रीड्स, इट वाज डन इन ऑन द कॉक फाइटर्स ऑफ बाली. बाली के जो मुर्गे को जो लड़ाते हैं, कॉक फाइटर्स जो हैं वो उनके अंदर जो है वो उनका काम किया गया, ठीक है. And he used the cockfights as the symbol that perpetuates in the cultural life of Bali. बाली की जो cultural life है उसके अंदर जो है ये जो आपके पास cockfights हैं वो perpetuate करती हैं. The cockfights they are very common in the community. community के अंदर वो बहुत common है, ठीक है. और ये जो है वो आपके पास जो है वो बहुत लंबे समय से जो है वो होती आ रही हैं. क्योंकि वो बहुत लंबे समय से होती आ रही हैं तो दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनल लाइफ. कम्युनल लाइफ का पार्ट होने का मतलब क्या है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनल लाइफ. व्हाट डू यू मीन बाय दैट दे आर द पार्ट ऑफ द कम्युनल लाइफ, दैट दे आर ट्रांसफर्ड जनरेशनली. तो वो जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो उनका ट्रांसफ़र होता है, सॉरी. एंड दे आर सोशल सिम्बल्स, यानी कि जो सोशल नॉलेज है वो उनके अंदर जो है वो उनसे जो है वो आपको मिलती है, ठीक है. सो इट इज़ इंटरप्रेटेड इन फॉलोइंग वे. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. So these are the cultural symbols or the social symbols. Cocks. इसका मतलब क्या है? This is the symbol. This is the meaning of the symbol. यानी कि this is the text description, and this is the thick description. Now the cocks they mean masculinity and rage. कॉक्स का मतलब क्या है, मस्कुलिनिटी और रेज. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है. सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इसका थिक डिस्क्रिप्शन क्या है. इट इज़ द फीलिंग ऑफ द मस्कुलिनिटी एंड द रेज इन मैन, दैट इज द आइडल बिहेवियर, दैट द मैन शुड बी मस्कुलाइन. देन द कॉक फाइटिंग द मीनिंग, इट इज़ द क्रूएलिटी, ठीक है. तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या निकलता है, यानी कि कल्चरल नॉलेज इसके अंदर जो है वो क्या निकल के आती है. दैट दे डू नॉट अलाउ देयर इन्फेंट्स टू क्रॉल. उनके इन्फेंट्स को जो है वो क्रॉल करने जो है वो नहीं दिया जाता. इनके जो प्यूबर्टी राइट्स हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है. सो यू गॉट दिस, आपको जो है वो कॉक फाइटिंग से जो है वो इनके और कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में जो है वो आपको पता चल गया, ठीक है. दीज आर द आइडियल एस्पेक्ट्स दैट आर डन इन द कल्चर.
फिर उसके बाद विनिंग, विनिंग का मतलब, विनिंग और लूजिंग, इट मीन्स द प्राइड एंड शेम, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंस इन द सोसाइटी। इट मीन्स कि एक आपके पास जो बाली, दिस इज द इंटरप्रिटेशन, ये जो सिग्निफिकेंस वाली लाइन है ये इंटरप्रिटेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास बाली के अंदर जो है, जो सेंस ऑफ हायरार्ची है, जो सेंस ऑफ डोमिनेंस है, वो बहुत सोसाइटी के अंदर जो है वो डेवलप हो चुकी है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉक फाइट्स, कॉक फाइट का ऑर्गेनाइजेशन, इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस टू गवर्नमेंट, क्योंकि कॉक फाइट को जो है वो लोगों ने बंद, जो सरकार है उसने बंद करके रखा है। फिर आपके पास इसका सिग्निफिकेंस क्या आता है, पीपल शुड फाइट टिल द विक्ट्री, जब तक लोगों को विक्ट्री नहीं नसीब होती, लोगों को जो है वो लड़ना चाहिए। ठीक है। देन द सिस्टम ऑफ द ओपन बेट्स, ओके, सो नाउ दिस, ये जो है वो आपके पास क्या है, दिस इज द आइडल बिहेवियर और द आइडल नॉलेज ऑफ द सोसाइटी। कि सोसाइटी के अंदर देखिए, आपने एक चीज़ ली, आपने एक इवेंट लिया, उसका आपने मतलब निकाला उस इवेंट के कंटेक्स्ट में, ठीक है, उसने आपका उसमें आपने जो है वो मतलब निकाला था उस इवेंट के कंटेक्स्ट में, बट उसका एक ग्रेटर मीनिंग है। दिस इज द थिक डिस्क्रिप्शन, उसका एक ग्रेटर मीनिंग है, जो सोसाइटी की नॉलेज, जो सोसाइटी का आइडल बिहेवियर क्या होना चाहिए वो आपको समझा रहा है। ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज द थिक डिस्क्रिप्शन। देन द ओपन बेट्स, द ओपन बेट्स इसका मतलब क्या है, दैट एवरी वन हैज द चांस ऑफ पार्टिसिपेशन। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या आया है, इट सेपरेट्स अवेयरनेस अबाउट द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के बारे में आपको अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द क्रिटिसिज्म, ये आपके पास जो है क्रिटिसिजम्स हैं। What are the criticisms? He has ignored the role of women in ethnographies. For example, in the Balinese cockfight, Balinese cockfight के अंदर जो है वो women का क्या रोल रहता है, women का कॉक rearing के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन उसको जो है वो प्रॉपरली क्लिफर्ड ग्रीट्स ने जो है वो लिखा नहीं है, प्रॉपरली जो है समझाया नहीं है। वेरी स्टैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर, क्लिफर्ड ग्रीट्स ने इंडिया के अंदर भी काम किया। इंडिया के अंदर उन्होंने बताया कि जो किंग है वो आपके पास जो है वो नोबल रहता है, किंग जो है वो करप्शन नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप आज इंडिया के आके अंदर देख लीजिए, जो आपके पास आइडियल बिहेवियर है वो कुछ और जाएगा, और आपके पास जो आपके पास जो है रियल बिहेवियर है वो कहीं और चला जाता है। तो वो जो है वो कल्चर चेंज कैसे सिंबॉलिक मीनिंग्स को चेंज करती है, उसको जो है वो उस चीज़ को जो है वो समझा नहीं पाते। ठीक है, ओवर रेजिलियंस ऑन द इंटरप्रिटेशन के ऊपर इनका जो है वो ज़्यादा रेजिलियंस है। ही इज़ अनएबल टू डिस्क्राइब हाउ द बिहेवियर चेंजेस विद द सिंबल्स के चेंज होने से आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, आप एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर में कैसे चले जाते हो, उसको वो समझाते नहीं हैं। तो इसको समझाने के लिए जो है वो आपके पास विक्टर टर्नर जो है वो एक कंसेप्ट लेके आते हैं, लिमिनैलिटी का कंसेप्ट। लिमिनैलिटी का कंसेप्ट जो है वो आपके बिहेवियर चेंज को जो है वो समझाता है कि कैसे अलग अलग जो सिंबल्स हैं वो ना सिर्फ आपके पास एक्सपीरियंस जनरेट करते हैं, एक्सपीरियंस कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस जनरेट होता है, इस चीज़ को ये मान गए, लेकिन एक्सपीरियंस कैसे जनरेट होता है उसको जो है वो आपके पास विक्टर टर्नर का कंसेप्ट, लिमिनैलिटी का कंसेप्ट समझाता है कि आपके पास जो है वो कैसे एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, कैसे आपके पास एक्सपीरियंस बन रहा है आपका, और कैसे जो है वो आप अलग अलग चीज़ों का मीनिंग इंटरप्रेट करते हो, और कैसे जो है वो आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास विक्टर टर्नर का जो लिमिनैलिटी का कंसेप्ट है वो बेसिकली बिहेवियर चेंज को जो है वो समझाता है। ठीक है, दैट हाउ द बिहेवियर चेंज इज़ देयर, और आपके पास जो है वो आप मतलब कैसे जो है वो चीज़ों का इंटरप्रेट करते हो। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन, एक्सप्लेन text and thick description by क्लिफर्ड ग्रीट्स। ठीक है, इस चीज़ को जो है वो आपको समझाना है, 15 मार्क्स।
ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन कैसे करना है। इन द इंट्रोडक्शन यू विल से दैट क्लिफर्ड ग्रीट्स, जो क्लिफर्ड ग्रीट्स हैं, ही एस्टैब्लिश हर्म्यूनेटिक्स, उन्होंने जो है वो हर्म्यूनेटिक्स एस्टैब्लिश किया एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, क्लिफर्ड ग्रीट्स ने विद द हेल्प ऑफ हिज थिक एंड टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, और कौन सा वर्क के अंदर जो है वो अपना दिया है उसको जो है वो लिखोगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप इंट्रोडक्शन करोगे। देन यू विल स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट, फिर जो है वो आप बॉडी पार्ट के साथ शुरू करोगे। इन द बॉडी पार्ट यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल say that according to Clifford Geertz, the culture, it is the fabric of symbols, and those symbols they can be interpreted with the help of the interpretation, with the help of the hermeneutics or the interpretive approach. It is better to write the interpretive approach. Interpretive approach के साथ आप उन symbols को interpret कर सकते हो। ठीक है, this is the crux. ये जो है वो आपके पास क्रक्स आ जाता है। थस कल्चर कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट वेयर देयर इज थिक डिस्क्रिप्शन। थिक डिस्क्रिप्शन, और थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, द लार्जर सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टेक्स्ट। ठीक है, देन यू विल गिव द एग्जाम्पल बाय रायली, रायली का एग्जाम्पल दोगे। फिर उसके बाद यू विल आप जो है वो आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास बालिनीज कॉक फाइट का जो है वो आप इसका जो है वो जो टेबल है कैसे जो है वो आपके पास इनका फील्ड वर्क कैसे हुआ है बालिनीज कॉक फाइट के अंदर, उसको जो है वो आप समझाओगे। ठीक है, ये जो हैं ये आपके पास जो है वो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं इस बॉडी पार्ट के। अब इसके अंदर इफ़ यू विल राइट दैट व्हाट आर द क्राइटेरियाज और व्हाट शुड बी अवेलेबल विद द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो जो है वो आपके पास एक एड ऑन है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास? एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास आइडल बिहेवियर होना चाहिए। आइडल बिहेवियर क्या है? रियल बिहेवियर क्या है? लोगों का व्यू क्या है? पीपल्स व्यू क्या है? एथनोग्राफर व्यू क्या है? तो एक एथनोग्राफी के अंदर जो है या फिर इंटरप्रेटिव अप्रोच के अंदर जो है वो ये 4 एलिमेंट्स का जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आप ये चीज़ें लिखते हो तो आपको जो है वो आधे से 1 नंबर जो है ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादातर आधा नंबर जो है वो आपको ज़्यादा दे दिया जाता है। बट दीज आर द मेजर पार्ट, ये आपके पास मेजर पार्ट है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को लिखते जाते हो, जैसे जैसे आपकी समझ जो है वो और डीप होती जाएगी, तो आपको ये पता चलता जाएगा कि मेजर क्वेश्चन की डिमांड क्या है और एड ऑन्स हम कौन कौन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसका बॉडी पार्ट जो है वो आप स्ट्रक्चर करोगे। फिर आपके पास बात आती है कंक्लूजन की। यू विल राइट द कंक्लूजन। पहले आप जो है क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हो, आप जो है जनरल क्रिटिसिज्म लिख देना कि आपके पास जो है हाउ का एस्पेक्ट इन्होंने नहीं समझाया, और आपके पास जो फेमिनिज्म है यानी कि जो विमेन का एक जो रोल रहता है सोसाइटी के अंदर, खास जैसे आपके पास बालिनीज कॉक फाइट के अंदर, उसको जो है वो इन्होंने दखल अंदाज किया है, उनको जो है वो प्रॉपरली इन्होंने जो है समझाया नहीं है। ठीक है, फिर आप जो है वो अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। इस तरह से जो है वो आपको जो है वो अपना आंसर लिखना है। ठीक है, पहले ब्रेनस्टॉर्म किया कीजिए, स्ट्रक्चर किया कीजिए, और देन यू कैन राइट द आंसर। ठीक है, सो प्लीज़ रीड इट, इसको जो है वो एक बार इसको लिखिएगा एंड प्लीज़ सेंड इट इन हेयर। आप यहाँ पे जो है वो इसको भेज दीजिए, और यू कैन डाउनलोड दी O2IAS Academy ऐप। आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है वो वहाँ पे आपकी जो राइट अप है उसको जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द सेशन, यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।